नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मून स्टूडेंट क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 9 की साइंस की चैप्टर नंबर 5 दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये जो पार्ट देख रहे हैं ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट में हम लोग ने बहुत कुछ सेल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सेल्स किस किस टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फिर जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल। फिर हम लोग ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ा था कि सिलेक्टिवली परमेबल क्यों होता है। साथ ही साथ में हम लोग ने तीन कंडीशंस पढ़े थे, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में। ठीक है, तो वो सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। फिर साथ ही साथ हम लोग ने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, है ना। तो वो हम लोग फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर चुके थे। तो अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखे तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसको अगर आप नहीं देखेंगे तो ये वाला पार्ट समझने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग बेसिकली जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में हम लोग लास्ट में छोटा सा एक टॉपिक है सेल डिवीजन का, वो भी हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। एक वीडियो में लाऊंगा जिसमें मैं इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को भी देखिएगा। लिंक जो है सारे कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं मैथ्स के या सोशल साइंस के, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दिए गए हैं। तो चलिए सेल ऑर्गेनल्स देख लेते हैं। तो in case of eukaryotic organism the cell contains organelles that have their own membranes apart from overall cell membranes of the cell, है ना। तो हम लोग ने पढ़ा था कि यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें कोई भी ऐसे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं जिनके पास खुद का मेम्ब्रेन हो। एक तो सेल का खुद का एक तो मेम्ब्रेन होता है जिसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, लेकिन जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनका भी एक मेम्ब्रेन होता है। तो जो भी मेम्ब्रेन वाले हैं वो सारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन लेस होते हैं, उसमें मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। ठीक है, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इन ए सेल। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जरूरी क्यों है? क्योंकि हर सेल ऑर्गेनल का जो भी हम लोग अभी नीचे डिस्कस करेंगे, जैसे सेल ऑर्गेनल्स यानी जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड, इन सब को डिस्कस जब करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हर सेल ऑर्गेनल का एक पर्टिकुलर फंक्शंस है ना। तो उसको फंक्शन अपना फंक्शन अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करने के लिए उसका एक पर्सनल सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए। तब जाके ही जिसको कंपार्टमेंटलाइजेशन बोला जाता है। अगर कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होगा तो सब सेल अगर एक ही साथ रहेंगे तो वो फंक्शन नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं एक आम तौर पे एग्जांपल दूं तो एक घर होता है, तो हम लोग घर ऐसे भी बना सकते हैं या फिर हम लोग घर को ऐसे अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। कुछ हो जाते हैं ड्राइंग रूम हो जाता है, डाइनिंग रूम, बेडरूम होती है, कुछ किचन, कुछ बाथरूम, है ना। तो हर रूम का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है ना। तो इसी को कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। अगर हम लोग पूरा एक हॉल सब टाइप का बना देंगे तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और सारा जो काम होगा पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसीलिए कंपार्टमेंटलाइजेशन करना बहुत जरूरी है और इसीलिए हर सेल ऑर्गेनल्स के लगभग मेम्ब्रेन होते हैं ताकि वो अपने फंक्शंस जो है अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस वो परफॉर्म कर सके। आप टिपिकल एक यूकैरियोटिक सेल देख सकते हैं और इसमें अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स को भी देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग सेल ऑर्गेनल्स में देखा जाए तो हम लोग राइबोसोम्स के बारे में देखेंगे। न्यूक्लियस तो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये सिंगुलर फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रियन बोला जाता है, प्लूरल फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। फिर साइटोस्केलेटन ज्यादा है नहीं, अभी क्लास 9th में ही 11th-12th में आपको पढ़ने मिलेगा। गोल्गी अपैरेटस के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप के होते हैं, रफ और स्मूथ, ये भी डिस्कस करने वाले हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ। सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, प्रोटीन और लिपिड से बना होता है ना। परऑक्सीजोम, सेंट्रियोल्स, ये सब कुछ वैक्यूल्स, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। तो सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनल है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इस फोटो में देख सकते हैं ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से जो सबसे क्लोजली अटैच्ड होता है वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है एक नेटवर्क होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, जो
दैट कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। ठीक है, तो कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स, ये पीले रंग का जो देख सकते हैं यही है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको एसईआर कहा जाता है, और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको आरईआर कहा जाता है। अब ये स्मूथ और रफ क्यों कहा जाता है? तो रफ उसे कहा जाता है, रफ या आरईआर उसे कहा जाता है जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। तो जिसमें भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और इसीलिए क्या हो जाता है, मान लेते हैं ये एक एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा रफ ईआर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रफ अपीयरेंस हो गया। और एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें कोई भी राइबोसोम्स अटैच नहीं है, तो उसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेंगे क्योंकि इसका अपीयरेंस स्मूथ है, इसका अपीयरेंस रफ है। तो बस यही मेन डिफरेंस है, लेकिन इसका फंक्शंस दोनों का अलग अलग है। ठीक है, तो टू टाइप्स ऑफ आरईआर और स्मूथ ईआर तो समझ आ गया। फंक्शन जो होता है रफ ईआर का, आरईआर का फंक्शन होता है मेनली, क्योंकि राइबोसोम्स अटैच्ड है तो राइबोसोम का मेन फंक्शन ही होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक है, तो ऑब्वियसली आरईआर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन्स इन द सेल। ठीक है, और इसका रफ टेक्सचर क्यों है, क्योंकि राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ ईआर का फंक्शन है, वो मैन्युफैक्चर क्या करता है, वो फैट एंड लिपिड इन द सेल। ये इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चंस पूछे जाता है कि रफ ईआर और स्मूथ ईआर में डिफरेंस क्या है, उसके फंक्शनैलिटी में डिफरेंस है, और एक तो अपीयरेंस में भी डिफरेंस है, रफ टेक्सचर रहता है। ठीक है, तो स्मूथ ईआर जो है वो मैन्युफैक्चर क्या करता है, फैट एंड लिपिड्स करता है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज क्या है, प्रोटीन्स और फैट लिपिड्स, ये क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है ना। तो सेल का जो मेम्ब्रेन होता है उसको बनाने में हेल्प करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिपिड प्रोटीन्स, वो तो मैंने पहले भी बताया है कि प्रोटीन्स एंड लिपिड सिंथेसाइज इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर यूज्ड फॉर मेकिंग सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, इसीलिए इस प्रोसेस को ही बोला जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होता है प्रोटीन एंड लिपिड का बाइलेयर से ही बना होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, और इसमें इंपॉर्टेंट रोल जो है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन करता है। फिर बहुत सारे प्रोटीन्स क्या है, वो एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन जो एंजाइम्स होता है उसका नेचर ही प्रोटीनिशियस होता है। जितने भी एंजाइम्स हैं वो मोस्टली प्रोटीन नेचर के ही होते हैं, और भी नेचर के होते हैं लेकिन मैक्सिमम प्रोटीन नेचर के होते हैं। एंड बोथ प्रोटीन्स एंड लिपिड कैन ऑल्सो एक्ट एज अ हॉर्मोन्स। ठीक है, तो ये हॉर्मोन्स की तरह भी एक्ट कर सकते हैं प्रोटीन्स एंड लिपिड। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको पता चल गया होगा। फंक्शन ऑफ ईआर ये तो पता चल ही गया कि ये प्रोटीन्स फैट एंड लिपिड्स बनाता है। फिर उसी के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड आल्सो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल में भी हेल्प करता है विद इन द साइटोप्लाज्म एंड आल्सो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म में हेल्प करता है। फिर फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स विच आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन आरईआर। ठीक है, और जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है राइबोसोम्स के थ्रू, फिर उसको फोल्ड किया जाता है। ठीक है, कि प्रॉपर फोल्डिंग नहीं होगा तो प्रॉपर एंजाइम नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा तो कोई भी फंक्शन प्रॉपरली हो नहीं पाएगा। तो फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन है ये अभी तो सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आप हायर क्लास कॉलेज में पढ़ेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उसमें आप पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। ठीक है, इवन आप हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो ट्रांसलेशन प्रोसेस से होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप क्लास 11-12 में पढ़ेंगे और डिटेल में आप कॉलेजेस में पढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है, और एक फंक्शन जो है ईआर का वो है डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन्स एंड ड्रग्स आउट ऑफ द सेल, इट्स द फंक्शन ऑफ स्मूथ ईआर। ठीक है, तो पॉइजन्स ड्रग्स वगैरह दवाइयाँ जो मेडिसिन होती है उसको भी डिटॉक्सिफाई करने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि फंक्शनैलिटी पूछ लिया जाता है, रफ ईआर और स्मूथ ईआर का डिफरेंस पूछा जाता है, तो ऐसा क्यों है, तो यही सब बेसिकली यही पूछा जाता है। और जो डायग्राम्स हैं वो इम्पोर्टेंट फिलहाल नहीं है, क्योंकि ये जो सेल होता है ये सेल में एक छोटा सा हिस्सा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो छोटा सा हिस्सा है, तो इसको आप हम लोग नॉर्मल माइक्रोस्कोप से विजिबल नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही ये सब विजिबल है।
कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये हम लोग नहीं देख पाएंगे, इतना डिटेल में नहीं नजर आएगा। ठीक है, तो पहला सेल ऑर्गेनल तो हम लोग समझ गए। सेकंड सेल ऑर्गेनल में आते हैं, वो है गोल्गी apparatus, या बहुत जगह बहुत सारे बुक में गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी लिखा होगा। ठीक है, तो बहुत कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सेम ही चीज है। तो ये भी क्या है, ये किसने डिस्कवर किया था, तो कैमिलियो गोल्गी साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ही ये पड़ा है। और बेसिकली इट कंटेन्स वेसिकल्स दैट आर अरेंज्ड पैरेलल इन स्टैक्स। ठीक है, तो कुछ हद तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जैसा ही होता है, लेकिन ये स्टैक्स एक एक के ऊपर एक पैरेलल फॉर्म में ऐसे ऐसे करके कुछ अरेंज होते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ अरेंज होते हैं। ठीक है, इस फोटो में भी देख सकते हैं, दिस स्टैक्स आर कॉल्ड सिस्टर्न्स। ठीक है, इसको जो स्टैक्स होते हैं उसको सिंगल्स को बोला जाता है, एक स्टैक्स को सिस्टर्न्स कहा जाता है। दिस वेसिकल्स हैव देयर ओन मेम्ब्रेन एंड दिस मेम्ब्रेन आर समटाइम्स कनेक्टेड टू दोज ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हर जो वेसिकल्स हैं उनके पास खुद का मेम्ब्रेन भी होता है, और कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब हायर क्लास में पढ़ेंगे कि इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक सीस फेज होता है, एक ट्रांस फेज होता है। ठीक है, तो इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपके तो बुक में भी ये डायग्राम नहीं दिया होगा। ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स में, ये रेफरेंस बुक में आपको मिल जाएंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम बस याद रख लीजिए किसका डायग्राम है, क्योंकि आइडेंटिफाइंग में भी दिया जा सकता है, क्वेश्चंस में भी दिया सकता है, या आपके स्कूल में प्रैक्टिकल करवाया जाता हो, प्रैक्टिकल में भी स्पॉटिंग में दिया जा सकता है ये बेसिकली। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा मोटा मोटी गोल्गी apparatus किस तरह का होता है, क्या फंक्शंस होते हैं। और फंक्शंस मेनली हम लोग देखेंगे। तो Golgi apparatus carries material synthesized by the ER to different parts of the cell. The materials is stored and packaged in vesicles. तो जो प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना, वो क्या हुआ, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ गया गोल्गी apparatus के पास में। अब गोल्गी apparatus क्या करता है, उसको कुछ को तो स्टोर करता है और कुछ को पैक करता है। ठीक है, उसको पैक करता है, और पैक करने के बाद में उसको डेजिग्नेटेड जो सेल के कंपोनेंट्स है वहां पर भेज देता है। तो इसीलिए बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्गी apparatus या गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो एक तरह से पोस्ट ऑफिस का काम करता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, तो बेसिकली हम लोग कोई भी चिट्ठी देते हैं, तो वहां पर कंप्यूटर में वो सारे डेटा फीड होते हैं, फिर उसके ऊपर स्टिकर लगता है ना, स्पीड पोस्ट का या किसी का भी स्टिकर लगता है, फिर उसको डिस्पैच किया जाता है। ठीक है, तो उसको पैकेजिंग भी किया जाता है और उसको भेजा भी जाता है। तो इसीलिए ये फेवरेट क्वेश्चंस रहता है कि वाई गोल्गी apparatus इज कॉल्ड पोस्ट ऑफिस, है ना। तो ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मेनली ये स्टोरेज पैकेजिंग में हेल्प करता है, फिर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर में भी हेल्प करता है, और फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स एक अनदर सेल ऑर्गेनल्स बनाने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये मेन मेन फंक्शंस है, तो ये बेसिकली आपको ऐसे ही पढ़ना है, किस तरह से दिखते हैं, फीचर्स क्या क्या हैं, और उसके फंक्शंस क्या है, ये समझ आ गया। अब हम लोग तीसरा सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है लाइसोसोम्स के बारे में। ठीक है, तो दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द सेल। ठीक है, इसका मेन जो पर्पस होता है वो क्लीन करने के लिए है। ठीक है, और they can also digest any foreign material such as food or bacteria and even worn out cells organelles। ठीक है, तो ये देख सकते हैं एक तरह से वो क्लीनिंग का फंक्शन करता है, जिस तरह से हमारे बॉडी में किडनी होता है। ठीक है, वो क्लीनिंग में, फिल्टरिंग में हेल्प करता है, उसी तरह से ये भी है कि जो भी फूड है, फॉरेन मटेरियल्स है, बैक्टीरिया है, या इवन जो मरे हुए सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसको भी वो क्लीन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो बेसिकली लाइसोसोम एक तरह से वो मान सकते हैं जो कचरा की पेटी होती है ना, जिसमें हम लोग कचरा डालते हैं और शहर को साफ रखते हैं, गांव को साफ रखते हैं, वही चीज है। ठीक है, तो हाउ कैन लाइसोसोम डाइजेस्ट एनी फॉरेन मटेरियल्स दैट एंटर्स द सेल, किस तरह से, तो ऑब्वियसली ये जो डाइजेशन होता है वो एंजाइम्स के थ्रू होता है। उसके पास में लाइसोसोम्स के पास ऐसे एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जो ये सारे फॉरेन मटेरियल्स, बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर सकता है और उसको ऑब्वियसली ब्रेक करके डाइजेस्ट कर सकता है। These enzymes are synthesized by rough ER and packaged into lysosomes by Golgi complex। ठीक है, तो और ये एंजाइम्स एंजाइम्स कहाँ से बन रहा है, तो वो प्रोटीन जो रफ ईयर में बन रहा था, प्रोटीन्स, वही एंजाइम्स एक्चुअल में। तो प्रोटीन और एंजाइम्स बहुत मोर और लेस इक्वली आप समझ सकते हैं कि प्रोटीन इज इक्वल टू एंजाइम्स। ठीक है, लेकिन हायर क्लास में पढ़ेंगे कि हर एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, तो दीज एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय रफ ईयर, और पैकेजिंग जो होता है गोल्गी बॉडीज में होता है, और इसी डाइजेस्टिव एंजाइम्स के कारण ये
क्लीनिंग का फंक्शन करता है। और ये बहुत बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है हर किसी का कि व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। सुसाइड बैग्स क्यों कहते हैं? तो ये कभी कभी क्या होता है कि इफ द सेल्स ओन मटेरियल गेट डैमेज्ड और डेड, दे आर chances that lysosome burst out, thus digesting its own cell। तो कभी कभी उसके जो सेल कंपोनेंट्स हैं अगर वही डैमेज हो जाते हैं खुद का ही, तो वो क्या करता है, वो अपने आप को बर्स्ट कर लेता है, सुसाइड कर लेता है और खुद को ही डाइजेस्ट कर लेता है। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। ये 1 मार्क में ये क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया तीसरा सेल ऑर्गेनल। चौथा सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत बहुत फेवरेट रहता है ये, और ये इसके बारे में तो सबको पता ही होगा। किसी को बायोलॉजी आए या नहीं आए, उनको पता ही रहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। फेवरेट चीज है और ये एक्चुअल में है भी। लेकिन उससे पहले हम लोग को उसका अपीयरेंस थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। जो लाइसोसोम था वो सिंगल मेम्ब्रेन था, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, आउटर और इनर होता है। ठीक है, तो इस फोटो में भी देख सकते हैं आउटर बाउंड्री भी है, और ये देख सकते हैं ये आउटर बाउंड्री है सबसे बड़ा, और एक इनर भी है। ठीक है, एंड इसके पास में ये ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास में खुद का डीएनए होता है। ठीक है, इसीलिए इसको बहुत बार सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। और हर सेल को क्या होता है, एनर्जी चाहिए होता है उसको प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए, उसको बहुत सारे एनर्जी चाहिए होता है। तो ये एनर्जी कहाँ से आता है? तो बेसिकली ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जनरेट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया वो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, हब है, जहाँ पर एनर्जी जनरेट होता है। जैसे बिजली का जहाँ उत्पादन होता है, थर्मल पावर प्लांट, उसी तरह से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि बेसिकली दिस इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। एनर्जी और ह्यूमन मतलब हम लोग एनिमल्स में क्या कहेंगे, उस एनर्जी को हम लोग बेसिकली एटीपी कहते हैं ना, एटीपी के फॉर्म में होता है एनर्जी। तो एडोनिसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म है एडोनिसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशंस, दे यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ऑक्सीडाइज कार्बोहाइड्रेट्स एंड देयर बाय रिलीज एनर्जी। तो एनर्जी जो रिलीज होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसमें क्या होता है, जो भी हम लोग ने खाना खाया है, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग ने इनटेक किया है, उस पे ऑक्सीजन एक्ट करता है, और ऑक्सीजन एक्ट करके उसको तोड़ता है, उस खाने को सिंपलर फॉर्म में बनाता है, और साथ ही साथ में एनर्जी भी रिलीज होता है, और वो एनर्जी जो होता है वो एटीपी के फॉर्म में होता है। इसीलिए इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप होता है जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन वही चीज कि यूज ऑफ ऑक्सीजन फॉर ब्रेकिंग डाउन या फिर ऑक्सीडाइजिंग द कार्बोहाइड्रेट्स एंड देयर बाय रिलीजिंग एनर्जी, इसी प्रोसेस को मेनली सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब जो फिगर है ये क्लास 9 के लिए उतना डिटेल में जानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इनर आउटर मेम्ब्रेन क्रिस्टे होते हैं। ठीक है, तो उतना ज़्यादा डिटेल में जान के आपको फ़ायदा है भी कुछ है नहीं। नेक्स्ट जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो उसमें मैं बहुत डिटेल से बता दूंगा। फिर व्हाट आर एनर्जी करेंसीज ऑफ ए सेल, ये मैंने बता ही चुका हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट्स एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट व्हिच आर एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल दैट आर ऑफन कॉल्ड एनर्जी करेंसी। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन पोरस, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है काफी ज्यादा पोरस होता है, और इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो काफी ज्यादा कॉइल्ड होता है, बहुत ज्यादा फोल्डेड होता है। ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड क्रिस्टे, जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसमें जो फोल्डिंग्स होती है उस फोल्डिंग को ही क्रिस्टे कहा जाता है, जो फैसिलिटेट करता है जनरेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, एंड इट हैज अ लार्जर सरफेस एरिया। क्योंकि बहुत ज़्यादा फोल्डिंग है, डीपली फोल्डेड है, तो ऑब्वियसली सरफेस एरिया जो होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, तो इसीलिए वहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन हो पाता है आराम से, सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें मैं बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट हम लोग जो सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे वो है प्लास्टिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए था, खुद का डबल मेम्ब्रेन था, उसी तरह से प्लास्टिड के भी डबल मेम्ब्रेन होते हैं, एंड साथ ही साथ में खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन प्लास्टिड्स जो होते हैं वो बेसिकली प्लांट्स में ही प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, ये एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। तो ये बहुत मेन डिफरेंस है कि इट इज प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल सेल। और प्लास्टिड
भी दो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। प्लास्टिड जो है वो हम लोग दो किस्म में करते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, फिर क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो फर्दर दो चीजों में डिवाइडेड होता है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, वो क्लोरोप्लास्ट में डिवाइडेड होता है, ये सिर्फ हम जानेंगे। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो तीन अलग अलग में डिवाइडेड होता है, एक होता है एमाइलोप्लास्ट, एक होता है इलियोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट या एल्यूरोप्लास्ट। ये तीन अलग अलग होते हैं। अब डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले तो प्लास्टिड जो होते हैं वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, प्लास्टिड्स दो हिस्से कौन कौन से हैं, एक है क्रोमोप्लास्ट और एक है ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर्ड होता है। ठीक है, वो कलर्ड इन नेचर होता है बिकॉज इट कंटेन्स पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, इसीलिए कलर्ड होता है। लेकिन जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस नेचर का होता है, उसमें ऐसा कोई पिगमेंट्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। फिर क्योंकि क्लोरोफिल है तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि क्लोरोफिल ही वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो बेसिकली स्टोरेज के काम में आता है, उसको फोटोसिंथेसिस से ज़्यादा लेना देना नहीं है, वो स्टोरेज का काम करता है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो कर लिया, खाना तो बन गया, लेकिन स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना, तो ये काम जो होता है वो ल्यूकोप्लास्ट करते हैं। फिर ग्रीन क्लोरोफिल तो ग्रीन पिगमेंट होता है, साथ ही साथ में ऑरेंज येलो पिगमेंट्स भी होते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके अगर एनवायरनमेंट में अगर देखते होंगे तो बहुत अलग अलग कलर के पत्ते आपको मिल जाएंगे, रेड ब्राउन पिंक येलो, ये सब मिल जाता है ना। तो ये बेसिकली इन पिगमेंट्स के कारण ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये भी आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो स्टोरेज फूड जो होता है वो कैसे प्रेजेंट होता है, तो स्टार्च प्रोटीन्स ऑयल्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, और ये फर्दर डिवाइड क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में फर्दर डिवाइड हो जाता है। और जो ल्यूकोप्लास्ट वो तीन में डिवाइड होता है, अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट या फिर एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, तो प्रोटीनोप्लास्ट या एल्यूरोप्लास्ट आप कोई एक बोल सकते हैं। ठीक है, एल्यूरोप्लास्ट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये बेसिक बेसिक मोटा मोटा डिफरेंस है क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट में। अब हम लोग प्लास्टिड के क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। बेसिकली ल्यूकोप्लास्ट के हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो अमाइलोप्लास्ट जो होते हैं वो फाउंड होते हैं ट्यूबर्स, कॉटिलेडन्स, एंडोस्पर्म में होता है, बेसिकली स्टोरेज फंक्शन में होता है, इसीलिए दे आर यूज टू स्टोर स्टार्च। ठीक है, तो यही आपको बस याद रखना है, अमाइलोप्लास्ट जो होता है वो स्टार्च के स्टोर करने में हेल्प करता है। एलियोप्लास्ट आर फाउंड इन एपिडर्मल सेल ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट लेयर होता है प्लांट का उसमें होता है, एंड दे स्टोर ऑयल्स। ठीक है, तो ये एलियोप्लास्ट जो है वो ऑयल स्टोर करता है। एंड प्रोटीनोप्लास्ट या फिर एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट ये क्या करता है, दे आर फाउंड इन सीड्स एंड नट्स, सो दे स्टोर व्हाट, प्रोटीन्स। ठीक है, इसीलिए सीड्स खाने को बोलते हैं डॉक्टर्स, है ना, चना वगैरह बादाम मूंगफली, क्योंकि सीड्स में ही हमारे सारे प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, सोयाबीन हो गया, ये सब में क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रोटीन्स होते हैं। तो देख सकते हैं अमाइलोप्लास्ट जो होता है वो स्टार्च स्टोर करता है, एलियोप्लास्ट ऑयल करता है और प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन्स करता है, या एल्यूरोप्लास्ट भी आप कर सकते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बस इन तीनों में यही याद रखना है। ये लोकेशन नहीं पूछेगा, अभी क्लास 9 में इतना ज्यादा लोकेशन नहीं पूछेगा, लेकिन आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं इसीलिए मैं डाल चुका हूँ। फिर जो क्रोमोप्लास्ट था उसके अंदर हम लोग क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है क्लोरो एंड प्लास्ट। क्लोरो मतलब ग्रीन हो गया, प्लास्ट मतलब प्लांट हो गया रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल, और उसके साथ साथ में लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, डीएनए, आरएनए, ये सब कुछ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही होता है, फिगर में दिखाऊंगा। इसमें भी दो लेयर्स होते हैं, आउटर इनर होता है, साथ ही साथ इसके पास खुद का डीएनए, राइबोसोम्स ये भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मेन फंक्शंस क्या है, तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस में तो करता ही है हेल्प। फिर प्रोटीन सिंथेसिस में होता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो बाई प्रोडक्ट होता है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम प्लांट इनटेक करता है और ऑक्सीजन जो है वो छोड़ देता है। ठीक है, यही होता है। फिर स्टोरेज ऑफ स्टार्च, फोटोसिंथेसिस के बाद में क्या बनता है, खाना ही बनता है। खाना मतलब प्लांट्स में वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये सारा ही फंक्शंस है क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लेंगे बेसिकली। तो ये होता है कुछ इस तरह से क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। तो इसमें आउटर इनर मेम्ब्रेन होता है, फिर
कुछ ऐसे ऐसे स्टैक्स होते हैं, ठीक है, उन स्टैक्स को बेसिकली कहा जाता है व्हाट, ग्राना कहा जाता है, ठीक है। ये सब स्टैक्स देख सकते, जैसे सिक अगर हम लोग कोई सिक्का ले लेते हैं, सिक्कों का ऐसे टावर बना लेते हैं, ठीक है, तो उस स्टैक्स को, पूरे स्टैक्स को बेसिकली ग्राना कहा जाता है, ठीक है, वो भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन सबसे पहला है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, क्योंकि इस फोटोसिंथेसिस में ऑब्वियसली लाइट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं है। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल का काम ही यही है कि जो सनलाइट है उसको अब्जॉर्ब करना, ठीक है, और सनलाइट को कन्वर्ट करना, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना केमिकल एनर्जी में, और एनर्जी का प्रोडक्शन करना, एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन करना, ठीक है। तो ये मेन काम होता है क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। इसके कारण क्या होता है, एटीपी यानी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, खाने का प्रोडक्शन होता है। अब थाइलाकोइड जो है वो क्या है, तो दे आर पिलो शेप्ड कंपार्टमेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, दे द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस इन द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द थाइलाकोइड्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये जो सब कोई बोलता है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकोइड में होता है। और थाइलाकोइड जो होता है ये स्टैक्स ऑफ ग्राना है, ठीक है, ये पूरे स्टैक्स को बोला जा रहा है थाइलाकोइड। लेकिन अगर सिंगल को बोला जाए, सिंगल एक एक को बोला जाए तो उसको ग्राना कहा जाता है। तो स्टैक्स ऑफ थाइलाकोइड्स, ठीक है, तो stacks of thylakoid are called grana. They are found in the stroma. They provide a large surface area so that the reactions of photosynthesis can take place. ठीक है, तो सिंगल सिंगल तो समझ आ गया कि इसको थाइलाकोइड कहा जा रहा है, पूरे स्टैक्स को हम लोग ग्राना कह रहे हैं। और ग्राना कहाँ प्रेजेंट है, तो ग्राना जो प्रेजेंट है वो स्ट्रोमा के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। ये स्ट्रोमा जो पीला वाला पोर्शन है वो स्ट्रोमा है, बेसिकली वो फ्लूइड है जिसमें ग्राना फ्लोट कर रहा है एक तरह से, ठीक है। तो उसको स्ट्रोमा जो होता है, इट इज अ फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स इन द क्लोरोप्लास्ट। तो वो बेसिकली लिक्विड है। इट इज कलरलेस फ्लूइड दैट कंटेन्स ऑल एंजाइम्स दैट आर नीडेड फॉर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। तो स्ट्रोमा में वो सारे एंजाइम्स हैं जिसमें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कंटिन्यू हो सके, और स्ट्रोमा के अंदर ही हमारा ग्राना प्रेजेंट है। और ग्राना और सिंगल को थाइलाकोइड्स कहते हैं, उसके स्टैक्स को ग्राना कहते हैं, इतना तो समझ आ गया होगा। और दो ग्राना को जो कनेक्ट करता है उसको लैमेला कहते हैं, ठीक है, स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं। ये सब कुछ आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, तो भी मैं जितना डिटेल हो सकता था उतना मैं डिटेल कर चुका हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो है वैक्यूल्स। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स आर द प्लेस वेयर सेल्स कैन स्टोर लिक्विड एंड सॉलिड्स। तो कोई भी सेल में मैक्सिमम जो पोर्शन होता है, 80 to 90% जो एरिया होता है वो वैक्यूल से ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। और प्लांट में वैक्यूल जो होता है वो काफी बड़ा होता है, एनिमल्स में कम होता है, वो ये हम लोग देखेंगे। तो वेयर द प्लेस वेयर स्टोर्स लिक्विड एंड सॉलिड्स। तो दो टाइप के होते हैं, प्लांट और एनिमल सेल वाले। The plant cell vacuole store all materials that are required for the plant to stay alive, है ना, सब कुछ रहता है। लेकिन एनिमल सेल वाले में क्या होता है, बेसिकली वो फूड आइटम्स ही होते हैं, और ये मेनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट वैक्यूल्स मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द प्लांट सेल्स, ठीक है, पानी का जो लेवल है वो मेंटेन करने में हेल्प करता है प्लांट सेल में। लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, कैन ऑल्सो एक्सपेल वाटर एंड वेस्ट आउट ऑफ द सेल, ठीक है, वो बाहर भी फेंक देता है। एनिमल सेल में टर्जिडिटी तो मेंटेन करते ही, उसके साथ में वो पानी अगर ज्यादा हो जाए अंदर में तो वो बाहर फेंक देगा, ठीक है। फिर प्लांट सेल्स जनरली कंटेन अ सिंगल लार्ज वैक्यूल। तो एक प्लांट टिपिकल सेल में मान लेते हैं, ये टिपिकल एक प्लांट सेल है, इसमें 70 to 80% जो होगा वो वैक्यूल्स ही ऑक्यूपाई कर लेगा। लेकिन एनिमल सेल में क्या होगा, वैक्यूल्स तो होंगे लेकिन काफी सारे होंगे। प्लांट में क्या होता है, एक ही होगा लेकिन बड़ा होगा, लेकिन एनिमल में क्या होगा, छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और ढेर होंगे। प्लांट वैक्यूल्स आर present in the center of the cell while animals vacuoles are scattered throughout the cell। तो एनिमल वैक्यूल जो होता है वो छोटे छोटे होंगे और स्कैटर्ड होगा, और प्लांट वाले जो होंगे वो बीच में एक बड़ा सेल आता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स भी जान लेंगे। प्लांट एनिमल वाले तो जान लिया, लेकिन अलग अलग टाइप्स ऑफ होते हैं, अलग अलग क्रिएचर्स में होते हैं। एक होता है सैप वैक्यूल्स, ठीक है,
तो दिस वैक्यूल्स आर फिल्ड विथ फ्लूइड कॉल्ड वेस्कुलर सैप। और वेस्कुलर सैप में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो यही सर अमाइनो एसिड, सॉल्ट, शुगर, प्रोटीन, वाटर, वेस्ट मटेरियल, ये सब कुछ प्रेजेंट होता है वेस्कुलर सैप में। ठीक है, तो सैप वैक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय द साइटोप्लाज्म बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो मान लेते हैं कि ये सेल है और ये आपका वैक्यूल है, तो वैक्यूल का जो लेयर होता है उसको हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं, उसको हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो ये एक तरह से एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। ठीक है, तो देयर मेन फंक्शन क्या है, तो अलाउ रैपिड एक्सचेंज बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये समझ आ गया। फिर एक टाइप ऑफ वैक्यूल होता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, तो ये मेनली किस में प्रेजेंट होता है, तो एल्गीज, प्रोटिस्टेंस वगैरह में ये प्रेजेंट होता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। और द मेम्ब्रेन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आर वेरी एक्सटेंसिबल एंड कोलैप्सिबल इजी। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा एक्सटेंड भी करता है, साथ ही साथ कभी कभी कोलैप्स भी कर जाता है। दीज वैक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसका मेन जो फंक्शन है वो ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन इन द सेल। तो सबसे सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑस्मोरेगुलेशन, यानी मेंटेनिंग द वाटर कंटेंट इन द सेल, एंड साथ ही साथ में एक्सक्रीशन में भी ये हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ठीक है, फिर तीसरा है हमारा वैक्यूल्स का, वह है फूड वैक्यूल्स। ये आपने अमोएबा के केस में पढ़ा होगा कि दे आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ प्रोटोजोआंस एंड सेवरल लोअर एनिमल्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। एंड फूड वैक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड्स इन द सेल एज दे कंटेन फूड एंजाइम्स। तो ये ऑब्वियसली फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, एंड द डाइजेस्टेड फूड वो पास हो जाता है वैक्यूल से, वो साइटोप्लाज्म में आता है, साइटोप्लाज्म से वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये तीन टाइप्स के आपको वैक्यूल्स के बारे में पढ़ गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ आ गया होगा कि वैक्यूल्स क्या होते हैं, दो अलग अलग प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस होता है वैक्यूल का, एंड तीन टाइप्स ऑफ वैक्यूल क्या होता है, सैप वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एंड फूड वैक्यूल्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो है सेंट्रियोल्स। ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं है सेल ऑर्गेनल में। सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो स्मॉल सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, और एक स्पेसिफाइड अरेंजमेंट होता है उनका। ठीक है, पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, और ये इतने छोटे छोटे होते हैं ना कि इनको तो हम लोग एक माइक्रोस्कोप से देखना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है। बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप, सेम या टेम जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और इनका मेन जो फंक्शन होता है सेंट्रियोल का, ये सेल डिवीजन के टाइम पे होता है, जब एक पर्टिकुलर सेल डिवाइड करता है तब जाकर ये परफॉर्म करता है फंक्शन। और सेल डिवीजन क्या होता है हम थोड़ी देर में जान लेंगे। They are found near the nucleus but can seen only during the cell division. ठीक है, they are found in pairs, ये हमेशा obviously pairs में present होते हैं, and form a special substance called centrosomes which appear near the nucleus. ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये ऐसे ऐसे करके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और बीच में जो होता है वो सेंट्रोजोम्स होता है। ठीक है, when the cell divide, the centrosome divides into two parts and each part move to the opposite side of the cell. ठीक है, और जब सेल डिवाइड होता है तो ये मान लेते हैं कि एक ये सेल है, इसमें ये सेंट्रोजोम सेंट्रियोल है, तो जब सेल डिवाइड होता है तो ये अलग अलग दिशाओं में चला जाता है, एक पार्ट इधर आ जाएगा और एक पार्ट इधर आ जाएगा। ठीक है, और बीच में ये सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है, तो इसी को ही बेसिकली सेल डिवीजन कहता है, सेल का डिवाइड होना, एक से दो बन जाता है बेसिकली। ठीक है, तो ये सेंट्रियोल्स का सेल डिवीजन में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फिर आठवां जो हमारा सेल ऑर्गेनल है वो है राइबोसोम्स। ठीक है, तो राइबोसोम ऐसा ऑर्गेनल है जो आपको यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट मिल जाएगा और साथ ही साथ में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में भी प्रेजेंट मिल जाएगा। ठीक है, ये मेम्ब्रेन लेस होता है, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, इसीलिए ये प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट रहता है। और क्योंकि हर सेल को प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए मतलब एंजाइम चाहिए, एंजाइम चाहिए मतलब एनर्जी चाहिए, तो हर किसी को एनर्जी चाहिए ना, तो वो प्रोकैरियोट्स में भी इंपॉर्टेंट है और यूकैरियोट्स में भी और इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए द राइबोसोम्स का मेन फंक्शन ही होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, जिस प्रोसेस को हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस को बेसिकली ट्रांसलेशन कहा जाता है। ठीक है, ट्रांसलेशन। तो राइबोसोम्स आर बोथ फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ऑब्वियसली प्रोटीन के कारण। इन प्रोकैरियोट्स द राइबोसोम फ्लोट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, और जो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, वो 70s टाइप के होते हैं। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, दे कैन बी फाउंड फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म, और साथ ही साथ में वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच्ड भी मिल जाते हैं, जो अपने हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं। और ये थोड़ा बड़ा साइज का होता है, ये 80s साइज का होता है।
ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा। तो ये सारे थे हमारे सेल ऑर्गेनल्स, जिसमें हम लोग ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा, फिर वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा, लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, सेंट्रियोल्स, है ना, राइबोसोम, सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स थे हम लोग। और कुछ कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स, फिब्रिल्स, वो सब जो है वो आप और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहें तो वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। क्लास 9 में इतना ज़्यादा नहीं है, और मैंने जितने पढ़ा है वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल में था। ठीक है, उतना ज़्यादा बुक में नहीं दिया है, तो भी आप पढ़ लीजिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं। अब जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेल डिवीजन। ठीक है, तो ये जो राइबोसोम्स वगैरह है फ्लोटिंग, ये तो आपको पता चल गया होगा। परऑक्सीसोम्स जो है वो भी बता ही देता हूँ कि वो भी बहुत एक छोटे छोटे स्मॉल वेसिकल्स होते हैं, और द एंजाइम्स आर यूज्ड टू ब्रेक द टॉक्सिक मटेरियल्स इनसाइड द सेल्स। ठीक है, तो जो टॉक्सिक ड्रग्स वगैरह, अल्कोहल, ये सबको ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये परऑक्सीसोम्स। ठीक है, तो ये भी बहुत छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स है, ये इसको नॉर्मल आंखों से देखना या माइक्रोस्कोप से पॉसिबल ही नहीं है। They digest fatty acids of the cell as well as amino acids by carrying out oxidation reduction reaction। ठीक है, तो वो जो फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं या फिर अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होता है किसी भी सेल में, उसको ये डिटॉक्सिफाई करता है। दे आर ऑल्सो हेल्प रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ एल्कोहल इन द ह्यूमन बॉडी। और अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हो गए हैं या बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी रहे हैं, तो क्या होता है, परऑक्सीसोम्स जो होता है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते हैं, तो उसकी फंक्शनैलिटी खत्म हो जाती है, और धीरे धीरे जो भी फैटी एसिड्स है या अल्कोहल है वो हमारे लीवर्स में एक्यूमुलेट होते जाते हैं और लीवर को खराब डैमेज करते हैं। तो इसीलिए परऑक्सीसोम्स का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है डिटॉक्सिफाइंग करने में, फैटी एसिड्स को डाइजेस्ट करने में। और जिसका परऑक्सीसोम्स कम रहेगा ऑब्वियसली उसका लीवर कमजोर होगा, लीवर कमजोर होगा तो अगर आप ये सब कंज्यूम करेंगे तो और सारी बीमारियां साथ साथ में आएंगी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परऑक्सीसोम्स। और ये बेसिकली एनिमल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम लोग सेल डिवीजन में आ जाते हैं। तो सेल डिवीजन मतलब क्या होता है, वो वैसा प्रोसेस है जहां पर न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक सेल से नए सेल्स में बनने का जो प्रोसेस होता है वो उसको हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि जो पुराने सेल्स होते हैं वो या तो डैमेज हो गए हैं या इंजर्ड हो गया, उनको रिपेयर करना है, या नए सेल्स की जरूरत है। आप ग्रोइंग फेज में है, मान लेते हैं आप बच्चे हैं जो बढ़ रहे हैं एज पे, है ना, तो उसमें क्या होगा, आपको सेल्स, आपका बॉडी में डेवलपमेंट होगा, बॉडी का ग्रोथ बढ़ेगा, है ना, तो ग्रोथ के लिए ऑब्वियसली सेल्स का भी ग्रोथ होना पड़ेगा। बॉडी का ग्रोथ मतलब क्या, सेल्स का ग्रोथ होना, है ना। और बहुत ज्यादा अगर सेल का ग्रोथ हो जाता है तब जाके होता है ट्यूमर, जो आप कैंसर के केस में कहते हैं। ठीक है, आप एक ही जगह में बहुत ज्यादा सेल डिवीजन हो जा रहा है, एक ही जगह में बहुत 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 ज्यादा हो रहा है, तो वो ट्यूमर का शेप ले लेता है, धीरे धीरे वो मैलिग्नेंट होकर कैंसरस सेल बन जाता है। ठीक है, तो लेकिन अगर कंट्रोल वे में सेल डिवीजन होता है तो वहां पर ग्रोथ भी होगा, जो पुराने ओल्ड है उसको रिप्लेस होंगे, जो डेड हो जाते हैं उनको, उनके जगह नए सेल्स आएंगे, है ना, और ये कंटिन्यूअस होते जाता है। एक सेल मर रहा है तो दो सेल्स बन रहे हैं, ऐसे प्रोसेस चलते जाते हैं। एंड ऑल्सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, स्पर्म्स एंड ओवम बनाने में भी यही सेल डिवीजन ही हेल्प करते हैं। तो सेल डिवीजन बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस सबसे पहले जान लेते हैं। तो माइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन विच सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ। इसमें मेनली ग्रोथ, रिपेयर ऑफ द टिश्यूज में ही ये काम करता है। ठीक है, और माइटोटिक डिवीजन जो होता है वो एक तरह से इक्वेशनल सेल डिवीजन होता है। इक्वेशनल सेल डिवीजन मतलब ये जो मदर सेल है, मान लेते हैं मदर सेल, यहाँ पर देख सकते हैं 4 क्रोमोसोम है। ठीक है, तो 4 मान लेते हैं, ये 4n है। जब सेल डिवाइड करता है तो ये क्या हो जा रहा है, इक्वल इक्वल, ये 2n हो गया, ये 2n हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड द मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ठीक है, तो ये हो गया मदर सेल। मदर सेल जब सेल डिवीजन हुआ तो ये दो डॉटर सेल्स में बन गए, ये डॉटर 1, ये डॉटर 2। ठीक है, दो इक्वल है। एंड द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द मदर सेल्स। तो दोनों डॉटर सेल्स को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं 2n + 4n, तो ये अगेन मदर सेल के बराबर हो गया।
और ये इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है कि सेम रहता है, और ये मेनली ग्रोथ रिपेयर करने में ज्यादातर काम आता है। ठीक है, लेकिन दूसरा जो सेल डिवीजन है वो है मियोसिस। ठीक है, और मियोसिस को बहुत बार रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है। ठीक है, रिडक्शन डिवीजन ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिडक्शन डिवीजन। तो स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यू इन एनिमल्स एंड प्लांट डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स, है ना। तो जो हमारे गैमेट्स बनते हैं, अगर मेल फीमेल में कहा जाए स्पर्म एंड ओवम बनते हैं, वो इसी प्रोसेस से बनते हैं। ठीक है, और अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो गैमेट्स नहीं बनेंगे। मियोटिक डिवीजन अगर नहीं होगा सेल में तो गैमेट्स नहीं बनेगा, और गैमेट्स नहीं बनेंगे तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन होकर नए ऑफस्प्रिंग नहीं होगा, न्यू जनरेशन नहीं बनेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, मदर सेल क्या है 4n मान लेते हैं, फिर ये 2n में डिवाइड हो गया, 2n प्लस 2n हो गया, और जो एक मदर सेल से क्या हो रहा है, फिर 4 डॉटर सेल बन रहे हैं, और 4 डॉटर सेल का जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जा रहा है, एन एन एन। तो ये हाफ हो जा रहा है बेसिकली। ठीक है, तो इसीलिए इसको रिडक्शन डिवीजन कहा जा रहा है। और इसको पहला वाला जो था माइटोटिक डिवीजन, ये इक्वेशनल डिवीजन ने है, और इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं कि व्हेन अ सेल डिवाइड बाय मियोटिक या माइटोटिक डिवीजन, मियोसिस, इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू सेल इंस्टेड ऑफ जस्ट 2। तो ये डिफरेंस है। माइटोसिस में क्या हो रहा था, यहाँ पर 2 ही डॉटर सेल्स बन रहे थे, लेकिन मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बन रहे हैं, एंड द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन द मदर सेल्स। और ऐसा क्यों होता है, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही क्यों प्रेजेंट होते हैं। मान लेते हैं ये जो क्रोमोसोम बना, ठीक है, ये जो डॉटर सेल बना, ये एक डॉटर सेल, इसका क्रोमोसोम नंबर n है। ठीक है, फिर आप एक पेरेंट्स, ये तो मान लेते हैं पेरेंट 1 से बना, फिर पेरेंट 2 से भी कुछ डॉटर सेल्स बनेंगे। ठीक है, तो उसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, n ही होगा। फिर जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब जाइगोट बनेगा, तो अगेन ये 2n हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग का जो ये जो गैमेट्स हैं वो तो हैप्लॉइड नेचर के, n मतलब होता है हैप्लॉइड एंड 2n मतलब होता है डिप्लॉइड। ठीक है, तो जो गैमेट्स होते हैं उनका नेचर हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड नंबर मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, जब हम लोग पैदा हो जाते हैं, तो हमारा नेचर अगेन 2n हो जाता है, क्योंकि हम लोग जो है वो स्पर्म और ओवम के दोनों मिक्स से ही बनता है ना, फर्टिलाइजेशन से ही बनता है। क्या हम सिर्फ स्पर्म से बन जाएंगे, क्या ओवम से बन जाएंगे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ये सेल डिवीजन काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब 4, यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये तो बहुत 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 बेसिक चीजें हैं। क्लास 11 में या हायर क्लासेस में आप और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे सेल डिवीज़न के बारे में। बहुत सारे फेजेस होते हैं, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, सब कुछ पढ़ेंगे। म्योट, M1 फेज, एस फेज, सब कुछ पढ़ने वाले हैं आप। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, यही आपके बुक में एनसीईआरटी में दिया गया है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर में, इस वीडियो में बहुत कुछ समझने मिला होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई डाउट या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो ऑब्वियसली शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में। एंड अगर टाइमली नोटिफिकेशन पाते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।